तो हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस की जो प्लेटो है उसकी सीरीज़ को चला रहे थे, लेकिन इसी बीच में नवरात्रे आ गए, नवमी आ गई, दशहरा हो गया। तो इस वजह से मैं ये वीडियो जो लेक्चर था उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि बिकॉज हमारे इधर क्या था ना कि थोड़े डीजे वगैरह बज रहे थे डेली के रोज़ के, तो जिस वजह से मैंने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया शोर की वजह से। तो आप अगर ऐसी सीरीज़ को पसंद करते हो तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो हम इसका जैसे कि आप पता है, हम लोगों ने जो प्लेटो है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसका जो जस्टिस की जो थ्योरी है वो पढ़ ली थी, और जो एजुकेशन पे जो उसने अपने विचार दिए हैं, एजुकेशन जो सिस्टम के ऊपर विचार दिए थे हमने वो भी पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा फिलोसफर किंग, जो मतलब प्लेटो का जो फिलोसफर किंग होगा वो किस तरीके का होगा, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले थे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, प्लेटोस का मतलब जो फिलोसफर की मतलब दार्शनिक राजा का शासन। तो इससे पहले हमने उसका एजुकेशन सिस्टम पढ़ा था। तो एजुकेशन सिस्टम में उसने बताया हुआ था कि सबसे पहले उसने 6 साल के बच्चों के बारे में बताया था कि 6 साल के बच्चों का एजुकेशन सिस्टम होगा, उनको किस तरीके से हम पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद था उसमें कि 6 से 18 साल के बच्चों तक। फिर 18 साल के बाद क्या होगा, जब 18 का हो जाएगा तो उसके बाद ना एक टेस्ट होगा, एक स्क्रीनिंग होगी, और जो उस स्क्रीन को पास कर जाएगा तो फिर वो किस में चला जाएगा, फिर वो मिलिट्री एजुकेशन में चला जाएगा। और जो बच्चे उसमें फेल हो जाएंगे वो प्रोड्यूसिंग क्लास का हिस्सा हो जाएंगे। जैसे कि हमने उसके आत्मा के जो सोल था उसका जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, कि करेज, एपेटाइट एंड रीज़न, कि जिसमें रीज़न ज़्यादा होगा वो किंग बनेगा, और जिसमें एपेटाइट ज़्यादा होगा वो आपका प्रोड्यूसिंग क्लास का हिस्सा होगा, और जिसमें करेज ज़्यादा होगा वो आपका मतलब आई मीन सैनिक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो यही चीज़ मैं बता रखा है कि जब 18 साल का हो जाएगा, और 18 साल के बाद जब जो एग्ज़ाम होगा उसमें फ़ेल हो जाएंगे, तो जो बच्चे फ़ेल होंगे वो क्या होंगे, वो प्रोड्यूसिंग क्लास का हिस्सा कहलाएंगे। और जो बच्चे उसको पास कर जाएंगे फिर वो मिलिट्री एजुकेशन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर मिलिट्री एजुकेशन में जब जो बच्चे पास हो जाएंगे वो तो चले जाएंगे फ़िलासफ़ी पढ़ने, फ़िलासफ़र किंग बनने, और उसके साथ ही जो बच्चे फ़ेल हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके सैनिक वर्ग का हिस्सा, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा करेज ज़्यादा होगा। प्लेटो के अनुसार जो व्यक्ति राजा होगा उसके पास क्या होना चाहिए, रीज़न ज़्यादा होना चाहिए, विजडम होनी चाहिए, मतलब ज्ञान होना चाहिए। तो प्लेटो का ये मानना था कि जो भी व्यक्ति किंग बनेगा उसके पास बहुत ज़्यादा रीज़न होना चाहिए, उसके बाद तर्क क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या होगा कि जब उसके पास ज्ञान ज़्यादा होगा तभी वो एक सही निर्णय ले पाएगा अपने राज्य के लिए। यही वह व्यक्ति होगा जो आइडल स्टेट का निर्माण करेगा और देश को करप्शन से बचाएगा। मतलब कि जो प्लेटो था उसका ऐसा मानना था कि जो राजा होगा वो बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़र टाइप का होगा, मतलब एक फ़िलासफ़र टाइप का होगा, फ़िलासफ़र ही होगा, क्योंकि उसके पास रीज़न ज़्यादा होगा, उसके पास विजडम ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, तभी वो क्या कर पाएगा, एक आइडल स्टेट का निर्माण कर पाएगा। और वो बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़र है और पढ़ा लिखा है, इसके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, देश को करप्शन से भी बचा पाएगा। प्लेटो का मानना था कि एक स्टेट तब तक एक आइडल स्टेट नहीं बन सकता जब तक फिलोसफर है। अच्छा, जो प्लेटो था उसका ये कहना था कि जो एक स्टेट है वो तब तक एक आइडल स्टेट नहीं बन सकता जब तक कि फिलोसफर है। मतलब सीधा साधा इसमें थोड़ा सा शायद मैंने मिस्टेक कर दी है लिखने में। इसका मतलब ये होगा कि जो एक हम आइडियल स्टेट चाहते हैं वो आइडियल स्टेट तब तक नहीं बन सकता जब तक वहाँ का जो राजा है, मतलब आइडियल स्टेट का जो राजा होगा वो एक फिलोसफर किंग नहीं बन जाता, वह राजा ना बन जाए, या जो प्रेजेंट के जो राजा हैं वह फिलोसफर ना बन जाए। मतलब अब इसमें ये बता रखा है कि अगर हम एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते हैं ना, तो या तो क्या करना चाहिए हमें, जो प्रेजेंट में जो राजा हैं उन्हें आप फिलोसफर बना दो, या फिर किसी फिलोसफर को आप राजा बना दो, तभी आपका जो स्टेट है वो एक आइडियल स्टेट बन पाएगा। मतलब बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि भाई एक जो फिलोसफर होगा ना उसी को आप क्या करो, उसी को राजा बनाओ, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बुद्धि है, विजडम है। ठीक है, इसीलिए
आगे देखेंगे अब हम। प्लेटो रोल ऑफ फिलॉसफी को मानते थे, ना कि रूल, अच्छा, प्लेटो रूल ऑफ फिलॉसफी को मानते थे, ना कि रूल ऑफ लॉ को। तथा प्लेटो का मानना था कि कोई भी कानून नॉलेज से ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकता। अब इसमें बता रखा है कि जो प्लेटो थे वो रूल ऑफ फिलॉसफी को मानते थे। उनका मतलब कहना ये था कि कोई भी जो कानून है वो क्या है, नॉलेज से ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्लेटो का मानना था कि सारी शक्ति फिलोसफर किंग को दे दे। उसका बस एक ही एक्सेप्शन है कि राजा संविधान में कोई बदलाव नहीं कर सकता। बाकी जो फिलोसफर किंग बनेगा वही है ना, थोड़ा सा मिस्टेक मैंने की हुई है वही। तथा प्लेटो भी ये कहते हैं कि फिलोसफर किंग पर कोई रोक या बंधन नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके पास, अच्छा इसमें अब मैं बता देती हूँ। एक्चुअली ये क्या है ना कि मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया था, क्योंकि हम भाई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने भी इसको इंग्लिश में पढ़ा था, देन मैं उसको हिंदी में लिख रही थी, तो ये शायद इस वजह से थोड़ी सी गलती हो गई है। इसका मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या बताया हुआ है। इसमें ये बताया हुआ है प्लेटो ने कि जो फिलोसफर किंग होगा ना, उस पर आप कोई बंधन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो कोई करप्शन वगैरह भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, विजडम बहुत ज़्यादा है। तो जो प्लेटो का जो फिलोसफर किंग है, उसको क्या है, बिल्कुल वो एक तरीके से मान लो बंधनों से मुक्त है। प्लेटो कहते हैं कि भाई इस पर कोई भी बंधन आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो क्या करेगा, कोई करप्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पास ज्ञान ज़्यादा है, इसीलिए बंधन से मुक्त है जो प्लेटो का फिलोसफर किंग है वो। इसके साथ ही आप एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि जो प्लेटो है, प्लेटो ने बस ऐसा इमेजिन किया है, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आता है क्वालिफिकेशन ऑफ फिलोसफर किंग, जो फिलोसफर किंग है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। सबसे पहले तो उसके पास रीज़न होना चाहिए, ठीक है, उसके पास ज्ञान होनी चाहिए, उसके पास तर्क क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उसको नॉलेज हो फिलॉसफी की। अब क्या है कि जो राजा जो बनेगा उसको नॉलेज होनी चाहिए फिलोसफर किंग की, सॉरी फिलॉसफी की नॉलेज होनी चाहिए उसको। ही डज़ नॉट हैव फैमिली, मतलब दूसरी बात यह है कि जो फिलोसफर किंग है उसके पास अपनी कोई फैमिली नहीं होनी चाहिए, उसका कोई परिवार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब वो परिवार होता है ना, तो इंसान क्या करता है, परिवार के लिए ना कभी कभी करप्शन भी वो करना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर मान लो कोई सिंगल है तो वो बचाएगा किसके लिए इकट्ठा करेगा, है ना, संरक्षित करेगा, तो मान लो इकट्ठा करेगा जो मनी होगी उसको। अकेला हुआ तो फिर वो नहीं करेगा ना, उसे संपत्ति का अधिकार नहीं मतलब होता, इसमें होगा नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि जो फिलोसफर किंग होगा उसको संपत्ति का अधिकार भी नहीं होना चाहिए, उसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो उसके पास संपत्ति होगी ना, तो फिर क्या होगा, संपत्ति है तो फिर फैमिली भी है ना, क्योंकि फिर वो इकट्ठा करेगा ना, लालची हो जाएगा। तो वो कहता है कि प्लेटो कि भाई संपत्ति का भी क्या करो, उसको अधिकार मत दो जो राजा होगा। इसके साथ ही पावर ऑफ फिलोसफर किंग, आपके जो फिलोसफर किंग हो उसके पास पावर कौन कौन सी होंगी, उसके पास पूर्ण सत्ता है। मतलब सीधी सी बात है कि जो आपका प्लेटो का जो फिलोसफर किंग है उसके पास क्या पूरी तरीके से सत्ता है, बहुत शक्तिशाली उसने प्लेटो है जो उसने मतलब जो अपना फिलोसफर किंग है उसको बनाया हुआ है। प्लेटो के शब्दों में कहें तो कोई भी अध्यादेश ज्ञान से ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकता, इसीलिए राजा से कोई कुछ सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसके पास विजडम है। जो प्लेटो है वो ये कहते हैं कि भाई जो आपका राजा जो होगा ना, उसके पास क्या है कि बहुत ज़्यादा ना ज्ञान है, तो ज्ञान से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो क्या होगा कि उससे जो राजा है, अगर वो कोई भी डिसीज़न निकालेगा ना, जो फिलोसफर किंग है वो कोई भी डिसीज़न लेगा देश के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उससे कोई सवाल ना करे, क्योंकि उसके पास विजडम बहुत ज़्यादा है, तो वो जो भी फैसला लेगा वो सही करेगा। वो ये जो आपके प्लेटो हैं वो ये कहते हैं, मतलब एक तरीके से मान लो जो पूरी जो पावर है ना, उन्होंने जो आपके जो प्लेटो है पूरी जो पावर है वो किसके हाथ में दे दी है, वो फिलोसफर किंग के हाथ में दे दी है। फिलोसफर किंग बस प्लेटो द्वारा लिखे गए संविधान को नहीं बदल सकता। अब इसमें बता रखा है कि जो फिलोसफर किंग होगा वो क्या नहीं कर सकता, कि जो प्लेटो ने जो संविधान लिखा है ना, जो प्लेटो ने जो संविधान गढ़ा है जो कि काल्पनिक है,
उसको नहीं बदल सकता, बाकी वो सब चीज़ कर सकता है। अब आता है फिलोसफर किंग की आलोचना है कि अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विचारक होते हैं, वो जो फिलोसफर किंग है उसकी आलोचना करते हैं। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन का सिद्धांत अरस्तु ने सबसे पहले दिया, परंतु आज के समय में यह कॉन्सेप्ट एवी डाइसी ने दिया, जो ब्रिटेन के एक विद्वान है। अब इसमें बता रखा है कि जो रूल ऑफ लॉ है, मतलब कानून का जो शासन है, इसका जो सिद्धांत है वो सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है, जिसको हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं। अरस्तु आपको पता ही होगा कि जो आपके प्लेटो हैं वो उनके शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु को जो आपके राजनीति है उसका पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ मतलब पॉलिटिक्स या पॉलिटी भी कह सकते हो आप। तो अब बता रखा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया है एवी डाइसी ने आज के समय में, और आपका जो रूल ऑफ लॉ है वो सबसे पहले यूज़ जो किया है एक तरीके से वो अरस्तु ने किया है। अरस्तु के अनुसार प्लेटो का फिलोसफर किंग यहाँ ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता। अरस्तु का कहना है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो हमेशा एक बेटर ऑप्शन है किसी भी पर्सन के लिए। अब बता रखा है कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून का शासन है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो एक बेटर पर्सन है किसी भी पर्सन के लिए। अरस्तु ये कहते हैं कि जो आपके जो प्लेटो ने जो एक फिलोसफर किंग बनाया है, ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, इनको रियल में नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो भी गया ना तो क्या होगा कि वो एक ना एक दिन बाद वो बन ही जाएगा, वो उसके अंदर वो करप्शन आ ही जाए, करप्ट वो हो ही जाएगा। किसी भी व्यक्ति के शासन से ज़्यादा अच्छा, किसी व्यक्ति के शासन ज़्यादा अच्छा कानून का शासन हो, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी होगा, अगर उसके पास सारी पावर दे दी जाएगी तो वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा, ठीक है। आप क्या बोला हुआ है, ये सारी जो आलोचना है ना वो एरिस्टोटल ने की है। आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, मैंने आपको बताया ना, कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन कानून का शासन ज़्यादा बेटर होता है। अगर कोई, मतलब मान लो किसी व्यक्ति को आप सारी पावर दे रहे हो तो वो एक टाइम के बाद भ्रष्टाचारी हो ही जाएगा, होता है, ये फैक्ट है। किसी व्यक्ति के शासन से, अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक नोट करके डाला हुआ है, जॉन एक्टसन कहते हैं कि जो शक्ति है वह भ्रष्टाचारी बनाती है, और अगर पूरी तरह से सत्ता हाथ में आ गई तो उसे पूर्ण भ्रष्टाचारी बनाते हैं। अब बता रखा है कि हमारे पास मान लो थोड़ी सी पावर होती है ना, तो वो क्या कहते हैं, हमें भ्रष्टाचारी बनाते हैं। जैसे कि मान लो कि जो गवर्नमेंट सरकारी जो दफ्तर होते हैं, वहाँ पे जो ये सरकारी कर्मचारी बैठे होते हैं वो कितने दलाल टाइप के होते हैं ना, कि पैसे ले लेते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब दलाली करते हैं कि इतने पैसे दो तब तुम्हारा काम होगा। तो ऐसा ही इसमें बताया हुआ है कि पहले तो क्या है, उनके पास कम शक्ति है, ठीक है, कम शक्ति है तो वो इतने भ्रष्टाचारी, अगर पूरी शक्ति आ जाएगी ना तो फिर वो कितने भ्रष्टाचारी, मतलब फिर तो वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी बन जाएंगे। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब किंग को सारी पावर देकर रखेंगे, तब वह अपने एपिटाइड, मतलब रीज़न, वह काम करना बंद कर देगी और वह भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब अब बता रखा है कि एक दिन ऐसा आएगा, जो प्लेटो ने दे रखा है, ऐसा फिलोसफर किंग के बारे में बताते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो इन्होंने जो पूरी पावर जो दी है ना राजा को, तो एक दिन वो क्या करेगा, उसको वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी बना देगा, चाहे जितना भी रीज़न हो या जो भी है, उसकी जो बुद्धि है वो एक दिन काम करना बंद कर देगी। अरस्तु कहते हैं कि प्लेटो के लिए फिलोसफर किंग बेस्ट है, परंतु बेस्ट को अचीव नहीं कर सकते। अगर रूल ऑफ द फिलोसफर किंग बेस्ट है तो रूल ऑफ लॉ बेस्ट प्रैक्टिकेबल है, मतलब है। अगर इसे धरातल में रखा जाएगा तो ये अच्छे से काम करेगा। बता रखा है कि भाई जो प्लेटो का जो फिलोसफर किंग है वो ठीक है, बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट को लेकिन अचीव नहीं कर सकते हम। जो रूल ऑफ फिलोसफर किंग बेस्ट है ना, उससे ज़्यादा बेस्ट क्या है, रूल ऑफ लॉ।
ये मतलब ये चीज़ प्रैक्टिकल, हम रूल ऑफ लॉ को लगा मतलब लेकर आ सकते हैं। लेकिन आपका जो ये जो फिलोसफर किंग के बारे में बता रखा है ये बेस्ट है, इसको नहीं कर सकते। ये सिर्फ क्या है, इमेजिनरी दुनिया में बेटर है। और ये चीज़ आपको पता होगा कि जो प्लेटो है ये उसने सिर्फ सोचा था, ऐसा रियल में कुछ भी नहीं था ऐसा। ये आसान कार्य नहीं है, एक ही व्यक्ति में दो गुण। अब क्या है, ये आसान कार्य नहीं है कि एक ही व्यक्ति में दो गुण ढूंढना, कि वह एक अच्छा शासक भी हो और एक अच्छा फिलोसफर भी हो। अब ये सारी जो आलोचना किसने करी है, प्लेटो ने किया। जो सारी आलोचना किसने करी है, एरिस्टोटल ने की है, जो कि प्लेटो के शिष्य हैं, जिनको हम हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। तो अरस्तु कहते हैं कि ये जो इन्होंने जो फिलोसफर किंग के बारे में बताया है, मेरे जो गुरु हैं इन्होंने, ऐसा बहुत आसान काम नहीं है कि एक इंसान में दो गुण ढूंढ लें कि वो फिलोसफर किंग भी हो फिर वो एक अच्छा राजा भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद आगे जो आपका जो प्लेटो, इन्होंने एक साम्यवाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है, साम्यवाद का सिद्धांत दिया है। प्लेटो ने शासक वर्ग को भ्रष्टाचारी से मुक्त रखने के लिए विशेष जीवन पद्धति की व्यवस्था की है, जिसे संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद कहा जाता है। अब क्या है, प्लेटो ने क्या किया है कि जो प्लेटो का जो आइडियल किंग है, ठीक है, जो फिलोसफर किंग है, उसको भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए क्या किया है, उसके जीवन पद्धति की जो व्यवस्था की है। और मतलब इसको कहते हैं इसको पत्नियों का संपत्ति या फिर पत्नियों का साम्यवाद भी कहा जाता है। मतलब प्लेटो का कहना है कि न्याय तभी लाया जा सकता है यदि संरक्षक संपत्ति ना रखे, क्योंकि संपत्ति एक प्रकार की मुख का प्रतिवाद करती है। अब क्या है, अब ये जो प्लेटो है वो ये कहते हैं कि जो भाई जो हमारे हमारे जो संरक्षक हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, उनके पास अगर संपत्ति नहीं होगी, उनके पास अगर परिवार नहीं होगा, तभी क्या होगा, तभी हम उनको भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि इंसान करता किस चीज़ के लिए, किसके लिए, फैमिली के लिए तो करता है कि हमारी फैमिली को आगे चल के सुविधा हो, ठीक है, हमारे बच्चे अच्छे से रहें, तभी तो करती है चीज़, तभी तो करते हैं हर कोई, तभी पैसा कमाता है। और प्लेटो पत्नी नहीं रखना, मतलब प्लेटो कहता है कि मतलब पत्नियों को नहीं रखना था, परिवार समाप्त करना है। मतलब अब प्लेटो सीधा साधा कहता है कि भाई जो आइडियल किंग होगा ना, उसकी फैमिली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी फैमिली होगी, उसकी बीवी होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसके पास संपत्ति होगी। क्योंकि मान लो फैमिली है तो फिर तो करप्शन वो करेगा ही, फिर तो वो संपत्ति इकट्ठा करेगा ही। तो वो कहता है कि मतलब पत्नी नहीं होनी चाहिए, मीन्स शासक का परिवार ना हो, क्योंकि संपत्ति के बाद पारिवारिक पारिवारिक संबंध ही वह समर्थ कारण हो सकता है जो शासकों को राज्य के प्रति निष्ठा को डगमगा सकता है। बता रखा है कि चलो एक बार के लिए क्या करेगा कि जो शासक है वो अपने लिए ना करे, अपने लिए नहीं करेगा कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन फिर क्या है, वो अपनी फैमिली के लिए तो करेगा। क्योंकि इंसान अपने लिए तो एक बार को इग्नोर कर देता चीज़ों को, लेकिन अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए चीज़ों को इग्नोर नहीं करता। वो सोचता है कि आने वाले टाइम में इनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति को रख के जा सकूँ, है ना, ये चीज़ होती है। तो इसलिए कहता है प्लेटो कि भाई क्या होना चाहिए कि फैमिली ही नहीं होनी चाहिए। फैमिली नहीं होगी तो जो शासक है वो क्या करेगा, इतना मतलब संपत्ति रखने की कोशिश ही नहीं करेगा। फिर आता है संपत्ति का साम्यवाद। शासक वर्ग को अपनी ही वस्तुएं देनी है जितनी उसके लिए जरूरी है। अब कहता है कि जो आपका जो फिलोसफर किंग है उसको उतनी ही वस्तु देनी जितनी उसके लिए आवश्यक हो। इस वर्ग का इस वर्ग का प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं है। मतलब इस वर्ग को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इन्हें रहना भी साथ में है और खाना भी कॉमन किचन से ही है। मतलब क्या है कि जो आइडियल, जो आपका जो मान लो जो फिलोसफर किंग है, उसको ये नहीं रखना कि भाई तुम बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग पर्सन हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सिर्फ कॉमन नॉर्मल जो आप कॉमन किचन से खाना मिलता है उसको भी वैसे ही देना। मतलब ज़्यादा हवा में, मतलब कहते हैं ना पेड़ की झाल पे नहीं चढ़ाना, उस टाइप का। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आज के आधुनिक समाज में विपरीत प्लेटो शासक वर्ग और योद्धा वर्ग को विशेष अधिकार देने के पक्ष में नहीं था। अब बता रखा है कि ये जो दो चीज़ है ना, कि पत्नियां नहीं होनी चाहिए और आपका
परिवार नहीं होना चाहिए। ये किस किस के लिए? कि जिस व्यक्ति में करेज ज़्यादा है, मतलब कि जो सैनिक होंगे उनकी पत्नियाँ नहीं होनी चाहिए, उनके पास उनकी फैमिली नहीं होनी चाहिए, और जो राजा है उसके पास उसका परिवार नहीं होना चाहिए, पत्नी नहीं होनी चाहिए, उसको प्रॉपर्टी रखने का राइट नहीं होना चाहिए, उनके लिए है। जो प्रोड्यूसिंग क्लास के जो लोग हैं ना, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके पास उनकी फैमिली नहीं होनी चाहिए। किसी का भी निजी परिवार नहीं होगा। जो गार्जियंस संरक्षक वर्ग होगा उसे सेपरेटेड कर दिया जाएगा नॉर्मल पॉपुलेशन से। संरक्षक वर्ग में कुछ पुरुष और महिला दोनों शामिल। अच्छा, इसमें बता रखा है कि अब जो सैनिक वर्ग होंगे ना, मतलब कि जो मान लो जो मिलिट्री में जो होंगे, संरक्षक वर्ग जो होंगे, जो मिलिट्री में जो लोग होंगे, उसमें क्या होगा कि उसमें महिलाएं पुरुष दोनों होंगे। और क्या होगा कि ना, फिर इनकी ग्रुप मैरिज होगी और सबका कॉमन हस्बैंड एंड वाइफ होगी, किसी का भी प्राइवेट हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होगी। अब जो प्लेटो है वो ये कहते हैं कि क्या होगा, जो सैनिक वर्ग में जब रहेंगे ना, तो क्या होगा कि सबकी कॉमन मैरिज होगी, ठीक है, ग्रुप मैरिज होगी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी का पर्टिकुलर एक पति नहीं होगा या फिर पर्टिकुलर किसी की एक वाइफ नहीं होगी। सबका क्या होगा कि सबके सभी होंगे वहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का ये कहते हैं। फिर बोलते हैं इनसे जो उत्पन्न उनका जो बेबी होगा, जो उनका जो बच्चा होगा, उसको क्या होगा, उसको स्टेट को सौंप दिया जाएगा। उसको स्टेट को सौंप दिया जाएगा और स्टेट उस परिवार से, जो स्टेट क्या करेगा, मतलब कि जो राज्य है वो क्या करेगा, वो जो परिवार है जिसने जो लेडी है, जो लेडी होगी, जो लेडी है उसने, मतलब उसको जो जिसको जन्म दिया है वो बच्चे को, उसको क्या करेंगे, उससे अलग कर दिया जाएगा। मतलब उसको पता नहीं होगा कि ये बच्चा किसका है। और राज्य ही उस बच्चे का क्या करेगा, ध्यान रखेगा। उसको जो एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, सब कुछ वो क्या करेगा, राज्य ही मतलब राज्य ही करेगा। बच्चे की ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ पढ़ाएगा लिखाएगा, जो भी उसका खर्चा सब राज्य उठाएगा। किसी भी बच्चे को ये पता नहीं होगा कि उनके माता पिता कौन है, और उस बच्चे के माता पिता को ये नहीं पता होगा कि उनका बच्चा कौन है, ठीक है। उस बच्चे का माता पिता स्टेट होंगे, अर्थात ऐसा नहीं होगा कि किसी महिला की एक पुरुष आकर्षण हो गया या एक पुरुष को एक महिला से आकर्षण, मतलब इसमें बता रखा है कि सीधी सी बात है कि जो सैनिक वर्ग में होंगे ना, उसमें क्या होगा, सब नॉर्मल लोग होंगे वहाँ पे, ले मतलब आई मीन गर्ल्स भी होंगे, बॉयज़ भी होंगे। उसमें क्या होगा, उनका अगर अपने जो भी अगर एक होता है कि जो भी होता है, फिर उनका अगर संबंध बनता है, उनका बेबी होता है, उससे क्या होगा फिर वो जो बच्चा होगा उसको वो स्टेट को दे देंगे। स्टेट ही क्या करेगा, उसका सब कुछ ध्यान रखेगा। और उसके बाद क्या होता है, उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं होगा उसके माता पिता कौन है, ना उस बच्चे को पता होगा कि उसके पेरेंट्स कौन है। इससे क्या होगा, अच्छा जो बच्चा होगा उसके माता पिता कौन है, वो स्टेट होगा उसका माता पिता, राज्य हो गए उनके माता पिता। फिर उसके बाद बता रखा है ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, मतलब प्लेटो ने किया ये चीज़। किसी भी बच्चे के विशेष माता पिता नहीं होंगे। अ, इस प्रकार पूरे अभिभावक वर्ग को किसी के लिए पारिवारिक संबंध या भावनात्मक लगाव का कोई अनुभव नहीं होगा। बता रखा है ऐसा इसलिए बता रहा हुआ है ताकि कोई भी जो सैनिक वर्ग के जो लोग हैं वो परिवार ना बना सकें, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार परिवार बना लिया फिर क्या होगा कि उन्हें लगाव हो जाएगा, फिर वो कहीं ना कहीं कुछ भी करेगा, संपत्ति तो बचाएगा ही कि इसके लिए मैं इसके लिए कर जाऊँ, ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है, इस टाइप का। प्रत्येक व्यक्ति केवल राज्य के प्रति समर्पित रहेगा क्योंकि राज्य सभी का सामान्य माता पिता है। अब बताता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति होगा, मतलब जो सैनिक वर्ग में जितने भी लोग होंगे उसके माता पिता कौन होंगे, जो राज्य होगा वो होगा। धन इकट्ठा करने में कोई तर्क या आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसे खुद उपयोग नहीं कर सकते और किसी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी भी नहीं होगा। बता रखा है कि राज्य जो जब हमने जो सैनिक जो लोग चुने हैं उनके लिए तो पहले ही हमने बोला कि भाई वो संपत्ति उनको रखने का अधिकार ही नहीं है, और जब उनके संपत्ति रखने का उनको अधिकार ही नहीं है तो उनकी जो फैमिली जब है ही नहीं तो कौन, मतलब एक कहते हैं ना, फिर कौन रखेगा उनकी जो संपत्ति अगर इकट्ठा भी करी है तो पहली बात तो रखने का अधिकार ही नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा कि मतलब मतलब कि जो सैनिक वर्ग के लोग होंगे वो क्या करेंगे, ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं बनेंगे। अब आता है आलोचना।
प्राइवेट प्रॉपर्टी एक एविडेंस है इफ एफर्ट ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति ने उसे पाने के लिए कितनी मेहनत की है बता रखा है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ना, संपत्ति होती है, वो क्या होता है, एक एविडेंस होता है कि किसी व्यक्ति ने उसको पाने के लिए कितनी मेहनत की है, कितने एफर्ट लगाए। जिनके पास प्रॉपर्टी होती है वह गरीब लोगों की मदद करते हैं। अरस्तु प्लेटो के शिष्यों में सबसे महान है। वह अपने गुरु को एक बहुत ही कट्टर आलोचक भी है। मतलब कि जो अरस्तु क्या है, वो प्लेटो के एक शिष्य हैं, बहुत अच्छे, बहुत महान, लेकिन इसके साथ ही वो अपने ही गुरु के क्या है, बहुत आलोचक है, बहुत कट्टर आलोचक है। वो कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये मान लो किसी के पास संपत्ति है, उस संपत्ति से हम किसी की मदद भी तो कर सकते हैं, किसी गरीब की मदद भी तो कर सकते हैं। अरस्तु के लिए निजी संपत्ति बुराई नहीं है, वह वास्तव में ये प्रेरणा है, प्रेरणा का स्रोत है। प्लेटो ने गलती से निजी संपत्ति के अच्छे पहलुओं को अनदेखा कर दिया। अब ये कहते हैं कि जो प्लेटो है ना, उन्होंने क्या किया है, जो निजी संपत्ति होती है उसके जो एक अच्छे, मतलब उसके जो पॉजिटिव एक पॉइंट जो होते हैं उनको अनदेखा कर दिया है। जिनके पास संपत्ति है वे राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता और व्यवस्था के बारे में अधिक चिंतित हैं, क्योंकि अगर अराजकता आ गई या क्रांति आ गई तो सबसे ज़्यादा खोने के शासक के पास, सबसे ज़्यादा खोने का सब मतलब जो डर होगा वो शासक के पास ही होगा। और ये जो अरस्तु में ये कहते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है ना, मतलब जिसके पास संपत्ति है, जिसके जो राजनीतिक व्यवस्था में है, इससे क्या है, एक स्थिरता बनी रहती है। मतलब कि मान लो कि कोई कोई व्यक्ति राजा है और उसके बाद ना बहुत धन दौलत है, अब कहीं क्रांति आ गई है या फिर कहीं भी दंगे हो गए, आंदोलन हो गए, तो उसको तो फिर उसको तब डर होगा कि अरे यार, अगर क्रांति अगर मैं हट गया तो इससे क्या होगा कि मेरे पास जो संपत्ति वगैरह है ये तो सब छिन जाएगी ना, सब खो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि शासक इस चीज़ से डरता है कि जो भी चीज़ है ना, मेरी मेरी जो कमियां हैं वो क्या है, छुपी रहे। कभी भी देखना कि जो हमारे नेता होंगे, हमारे जो प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, उनकी जो बुराइयां होती है ना वो छुपा के रखते हैं, वो लोगों के सामने वो चीज़ दिखाते हैं जो शायद हमें, मतलब वो कहते हैं ना, एक्टिंग करते रहते हैं बस हमारे सामने। उनके पास संपत्ति वगैरह ज़्यादा है ना, क्योंकि हमें वो उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, क्योंकि हम उन्हें हटा देंगे उनकी सत्ता से, फिर वही गरीबी पे वो लोग आ जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो राजा होता है ना, जो शासक होता है, उसके पास खोने के लिए ज़्यादा चीज़ें होती है। अब आता है कम्युनिस्ट ऑफ वाइफ, ठीक है, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ। अब इनकी आलोचना करते हैं, जैसे कि उन्होंने ये जो पत्नियों का साम्यवाद वो था कि जो पहले बताया था ना कि सबकी सेम पत्नियां होंगी, परिवार नहीं होगा, वही बोलते हैं उसको। अरस्तु कहते हैं कि परिवार ना होने से भी ज़्यादा बुरा है परिवार ना होना। अच्छा, ये मैंने डबल डबल लिख दिया है। जो अरस्तु कहते हैं कि परिवार ना होने से भी ज़्यादा बुरा है परिवार ना होना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह ऐसा जानवर नहीं है जो अपने आप जी सकता है। बताते हैं कि जो मनुष्य क्या है, जो प्लेटो है वो कहते हैं, जो अरस्तु है वो ये कहते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, वो कोई जानवर नहीं है कि वो अपने आप रह सकता है। प्लेटो के विचार हमें उस बर्बर समाज में ले जाएंगे जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब बोलते हैं कि जो आपके जो इस प्लेटो के जो विचार हैं वो क्या करेंगे, ऐसे बर्बर समाज में ले जाएंगे, इसे बर्बर समय में ले जाएंगे कि जो जो व्यक्ति होगा उसे ना अपने अस्तित्व के लिए, अपने दैनिक, एक कहते हैं ना, दैनिक अस्तित्व के लिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। संकट के समय परिवार भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। अगर संपत्ति और परिवार इतने ही गलत होते तो वह बहुत पहले ही नष्ट हो जाते। अब ये कहते हैं कि भाई जब संकट आता है ना, जब प्रॉब्लम आती है, तो जो फैमिली होती है ना, सबसे पहले वही आती है। ठीक है, कभी कभी मान लो कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं, तो हमारी जो फैमिली होती है वही हमें क्या करती है, वही हमें खड़ा कर पाती है, एक है ना, वो सपोर्ट सिस्टम होती है हमारी फैमिली। किसी भी चीज़ से ले लो, फैमिली हमेशा खड़ी रहती है, चाहे आप कितने भी गलत हो। एक गलती कर दिए तो फैमिली माफ़ कर देती है, बाहर वाले नहीं करते। तो क्या होता है कि ये बता रखा है कि जो फैमिली होती है वो क्या होता है कि मतलब एक समय पे वो खड़ी रहती है। परिवार अगर इतने गलत होते ना, तो वो फिर कहते हैं कि अगर परिवार इतने ही गलत होते तो वो बहुत पहले ही नष्ट हो चुके होते। अब आता है प्लेटो का आइडियल स्टेट।
अब हम बात करते हैं प्लेटो के जो प्लेटो उसकी मतलब थ्योरी ऑफ जो आइडियल स्टेट की है उसके बारे में। प्लेटो प्लेटो का होगा वैसे प्लेटो का आदर्श व्यवस्था, प्लेटो की आदर्श व्यवस्था और कुछ नहीं बल्कि व्यक्तिगत रिट लार्ज है, ठीक है। अर्थात राज्य मानव स्वभाव का केवल इसमें क्या है ना, थोड़ा सा शायद मैंने नहीं लिखा है इसके बारे में, इसीलिए बता रखा है इसमें। यहाँ से हम देखते हैं, प्लेटो के अनुसार राज्य मानव के समान है क्योंकि मनुष्य 3 तत्वों से मिलकर बना है, रीजन, स्पिरिट, एपेटाइट। वैसे ही जो राज्य है उसके भी 3 गुण हैं, फिलोसफर, सोल्जर और वर्कर। अच्छा, अब इसमें बता रखा है कि प्लेटो ये कहते हैं कि जैसे मानव जो है उसके जो 3 गुण होते हैं ना, सबसे पहले एक रीज़न बता रखा है, स्पिरिट बता रखी है, फिर उसके बाद एपेटाइट बता रखा है, ठीक है। तो वैसे क्या होता है कि जो राज्य है उसके भी एक तरीके से 3 एलिमेंट होते हैं, 3 तत्व होते हैं। फिलोसफर, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, फिलोसफर होगा, राजा होगा, फिर उसके बाद सोल्जर आ जाएंगे, फिर एपेटाइट आ जाएंगे। मतलब राजा जो उसको चलाएगा देश को, फिर आएगा सोल्जर जो दूसरे देशों से रक्षा करेंगे, किसकी, हमारे देश की, और फिर आ जाते हैं वर्कर जो हमें मतलब हमारे मतलब एक तरीके से मतलब पेट भरेंगे। प्लेटो के अनुसार राज्य अस्तित्व में इसलिए आया ताकि वह मानव की बेसिक नीड पूरा कर सके। बता रखा है कि जो प्लेटो ये कहते हैं कि जो राज्य है वो अस्तित्व में क्यों आया, ताकि वो मानव की बेसिक जो नीड होती है उनको पूरा कर सकते हैं। हर कोई अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, इस प्रकार लोगों की सुरक्षा करने के लिए राज्य की आवश्यकता है। अब क्या बता रखा है कि हर व्यक्ति क्या है, अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी सुरक्षा करने के लिए क्या है, राज्य बनाया है। जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते उनके लिए क्या है, राज्य बनाया गया है, ताकि वो राज्य क्या करेगा, उस व्यक्ति की सुरक्षा करेगा। समाज को आएगा, समाज को सुचारू कामकाज की देखभाल के लिए सभी सरकार का अधिकार है कि सॉरी राज्य। अच्छा, अब बता रखा है कि जो समाज है ना उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और समाज की तरीके से देखभाल के लिए क्या है कि एक सरकार की आवश्यकता है, एक अधिकार जो है उनकी आवश्यकता है। और प्लेटो का आदर्श राज्य लोगों की सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। और जो प्लेटो है उसका जो एक आदर्श राज्य है वो क्या है, लोगों की सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। श्रमिक आर्थिक ज़रूरतों की देखभाल करेंगे। जो श्रमिक वर्ग है मतलब कि जो आपका प्रोड्यूसिंग क्लास है वो क्या करेंगे कि जो ज़रूरत है ना एक तरीके से, मतलब जो श्रमिक है जो आर्थिक ज़रूरत है खाने पानी से रिलेटेड जो हर चीज़ के प्रोड्यूस करेंगे वो, ठीक है। देख, और सैनिक क्या करेंगे, वो रक्षा करेंगे। और दार्शनिक राजा क्या करेंगे, मतलब वो शासन करेंगे कि किस तरीके से देश को चलाया जाए। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया। जो प्लेटो है वो कहते हैं कि जो राज्य है वो सिर्फ बेसिक नीड्स के लिए आया है, लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए आया है और अच्छे जीवन के लिए जारी रहेगा। और ये चीज़ क्या है, वो हमेशा जारी रहेगी। फिर आता है आपका, इसीलिए प्लेटो के आदर्श राज्य का कोई उद्देश्य जो आपका प्लेटो है उसका जो आदर्श राज्य है उसका उद्देश्य क्या है, अच्छा जीवन या फिर अच्छाई। अब इसकी विशेषता हम देख लेते हैं एक बार। उसके बाद ये टॉपिक ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। रूल ऑफ फिलॉसफी किंग। अब जो होता है कि ये जो आइडियल जो इसका जो आइडियल स्टेट है उसकी विशेषता बता रहा है क्या है, रूल ऑफ फिलॉसफी। मतलब कि जो आपका देश होगा वो किससे चलेगा, वो जो राजा है उसके शासन से चलेगा, जो फिलॉसफर है उसके हिसाब से, ठीक है। स्कीम ऑफ एजुकेशन। अब जो क्या है कि जो आइडियल स्टेट होगा उसमें एजुकेशन भी बहुत अच्छी होगी। फिर क्या है, एक जस्टिस। जो आइडियल स्टेट है वो क्या होगा, उसमें जस्टिस भी एकदम अच्छे से होगा कि ये भी नहीं किसी के साथ गलत हो, है ना, ये सारी चीज़ भी नहीं है। जस्टिस क्या है, जो आपका प्लेटो उनके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है कि जिसको जो काम आता है उसको वो करने दिया जाए। फिर आता है इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वीमेन। अच्छा, जो एरिस्टोटल है ना उसने क्या है कि जो महिलाएं हैं
उन्हें अधिकार नहीं दिया किसी भी चीज़ का, उसे अधिकार ही नहीं दिया। जो आपका एरिस्टोटल है, उन्होंने अधिकार नहीं दिया महिलाओं को, वोट डालने का अधिकार नहीं दिया, ठीक है। लेकिन वहीं जो आपके ये हैं प्लेटो हैं, प्लेटो ने महिलाओं को इसमें अधिकार दिया है। महिलाओं को क्या दिया, इसमें अधिकार दिया है। किसने दिया है? प्लेटो ने दिया है महिलाओं को अधिकार। फिर आता है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा। एक व्यक्ति एक ही काम करेगा, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें एक व्यक्ति एक ही काम करेगा, मतलब जिसको जो काम आता है उसको वही काम क्या है, करना चाहिए। फिर आता है कम्युनिस्ट ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। अब ये सारी चीज़ें क्या बता रखी है, स्टेट की विशेषता बता रखी है। फिर क्या है कि जो मतलब पत्नियों का साम्यवाद होगा, ठीक है। संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद, जैसे कि हमने देखा वो क्या ही था। फिर आता है सेंट्रल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, कि क्या है कि मतलब लिटरेचर को पढ़ाया जाएगा आपका, ठीक है, आर्ट्स वगैरह होगी। फिर आता है इसकी आलोचना। प्लेटोनिक स्टेट इज मतलब ट्यूटोरियल, मतलब क्या है, अधिनायकवादी है, ठीक है। अधिनायकवादी राज्य है किसका, जो आपका प्लेटो ने स्टेट बताया है। आइडियल स्टेट बेस्ड ऑन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, मतलब कि एक मतलब वन मैन वन जॉब, कि जिसको जो काम आता है वो काम करो। फिर आता है उसका आपका फिर आता है आपका यूटोपियन स्टेट्स। ऐसा व्यक्ति कहे, ये थोड़ा सा वही है कि मुझे खुद के वर्ड समझ नहीं आ रहे कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है, तो ये इसको रहने देते हैं। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स इज अननेचुरल फॉर इंडिविजुअल्स। इतना वाहियात नियम था, मतलब ये किसने बोला है, अच्छा ये बता रखा है कि जो ये कम्युनिज्म और जो वाइफ का जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड जो वाइफ का था, ये क्या है, ये अननेचुरल है, मतलब कि ये रियल है ही नहीं। ये क्या है, एकदम ऐसा नहीं हो सकता कि कॉमन मैरिज हो इस टाइप का ना। ये क्या है, जो इंडिविजुअल होता है उनके लिए नहीं हो सकता। ये बहुत ज़्यादा क्या है, वाहियात नियम है, ऐसा बोला था किसने, एकदम ये जो वाहियात शब्द है इस्तेमाल किया था जो आपके अरस्तू हैं उन्होंने। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी भी क्या है कि जो प्लेटो है ना, ऐसा कुछ रियल में नहीं था, वो उसने क्या है किसी इमेजिन किया था कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। तो ये जो आपके जो नोट्स हैं ना, ये आपके बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी अपना जो पेपर है इसी में से दिया है हमारा। आपको पता होगा कि जिसके पास भी जो आपके बीए होती है, जो पॉलिटिकल साइंस से जो कर रहा होता है, तो उसके आई थिंक 5th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में, मुझे 6th सेमेस्टर याद नहीं आ रहा, तो 5th या 6th सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो उसमें आपके इसमें एक प्लेटो भी होते हैं। तो अगर आपका इस सीरीज़ पसंद आ रही है, मेरे नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं इसका लिंक भी दे दूँगी। बस ऐसे ही आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। बस थैंक यू।